तो आज हम बात करेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट के बारे में। देखिए, जैसे हम लोग इंसान रेस्पिरेशन लेते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन लेते हैं, जो मैकेनिज्म होता है सेम टू सेम जो है प्लांट में होता है। देखिए, जैसे प्लांट पहले तो हमको फोटोसिंथेसिस करता है, सूरज को रोशनी को कन्वर्ट करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। जब ये ग्लूकोज हमारे बॉडी के अंदर आता है तो इसको हम लोग रेस्पिरेशन के जरिए ब्रेक करते हैं और उससे हम एनर्जी निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में। देखिए, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस पढ़ने से पहले हम पहले जान लेंगे उसके अंदर जो एलिमेंट यूज होंगे उनका काम क्या है। देखिए, ग्लूकोज जैसे 6 भाई हैं, 6 कार्बन होते हैं ना ग्लूकोज में, वो 6 भाई हैं। एटीपी क्या है? पैसा है। काइनेज क्या है? बारात है। फॉस्फेट क्या है? पत्नी है। और एनएडी प्लस क्या है? चेक है। एनएडी प्लस चेक है, बैंक है। इसका यूज बाद में होगा। अब देखिए, ये 6 भाई हैं, बारात लेकर आ रहे हैं काइनेज के साथ, और इनका अपना ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होगा, ये टूटेंगे अपने में। देखिए कैसे। ये 6 मेंबरिंग 6 कार्बन है। 6 कार्बन पे जब एटीपी लगेगा और काइनेज लगेगा तो ये टूटेगा आपको हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज। मैंने काइनेज जो है एक 6 मेंबरिंग वाला है, ग्लूकोज वाला। अब देखिए, 6 मेंबरिंग है, उसमें एक फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दी। एटीपी जो लगा ना, उसका एक फॉस्फेट आके जुड़ गया, तो इसको हम क्या बोले? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है। अब देखिए, ये फॉस्फेट जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पे हेक्सोस फॉस्फेट आइसोमरेज एक एंजाइम काम करेगा तो उसको कन्वर्ट कर देगा। आइसोमर क्या है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में आइसोमर है, तो इनको बदल देगा क्या? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट आइसोमर में बदल देगा। अब देखिए, फिर से देखिए, यहाँ पे ग्लूकोज है, एटीपी काइनेज काम किया, इसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदल दिया। फिर आपको जो है हेक्सोस फॉस्फेट आइसोमरेज जब काम करता है तो इसको फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बदल देगा। अब देखिए, फिर से आपको एटीपी लगता है और काइनेज लगता है, तो ये क्या करता है? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। फॉस्फेट है ना, फ्रक्टोज है तो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। यानी फिर से ये क्या किया? दो फास्फोरस जोड़, एटीपी लगा ना, तो एक तो फास्फोरस पहले से लगा था, दूसरा फास्फोरस फिर से जोड़ दिया, तो इसका नाम क्या बोले? फ्रक्टोज 1,6-20 फॉस्फेट। 2 फॉस्फेट हुआ तो 20 बोल दिए। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब आगे, अब यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं फ्रक्टोज 1,6-20 फॉस्फेट पे। अब ये क्या करेगा? यहाँ पे देखिए, अल्डोलेज काम करेगा। मम्मी है, ये क्या करेगी? डिवाइड करेंगे। तो अल्डोलेज जो है डिवाइड कर देगा इसको फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट को 2 पार्ट में। एक तो आपको पागल में, ठीक है, ग्लिसरॉल डिहाइड 20 फॉस्फेट में कर देगा। ठीक है, दूसरा आपको कर देगा धाप में, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। ठीक है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉर धाप, ये आपको कीटोन ग्रुप है। और देखिए, ये आपको ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट क्या है? आपको अल्डोल ग्रुप है। फिर अल्डोल ग्रुप में अब देखिए, एक मेंटल वाइफ अगर हो गई उसका, ठीक है, ये क्या करेगी? NAD प्लस का यूज करके इसको NADH प्लस H प्लस में कन्वर्ट करेगी। अब ले उसके बाद ये क्या हुआ? ये आपको 1,3-20 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड बना, 3 BPGA बन गया। फिर BPGA क्या हुआ? इसमें म्यूटेशन करेगा तो 2 BPGA बनेगा। ठीक है, म्यूटेशन 2 BPGA के बाद इनोलेज काम करेगा तो पानी निकाल देगा इसका, तो उसका फॉस्फो इनोल पायरुवेट हो जाएगा। फिर उस अब देखिए, अब ATP बनना स्टार्ट हो। पहले ATP यूज हुआ था, अब बनना स्टार्ट हुआ। तो फॉस्फो इनोल पायरुवेट में ADP लगेगा तो ATP बनेगा, तो आपको पायरुविक एसिड फाइनली बन जाएगा। तो ये है आपको कंप्लीट ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस। देखिए एक बार फिर शॉर्ट में देख लीजिए। यहाँ पे ग्लूकोज है, ग्लूकोज पे ATP काइनेज लगा तो ये बना दिया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। फिर उस पर आइसोमरेज काम करेगा तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा। फिर ATP लगेगा तो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज के हेल्प से ये जो है फ्रक्टोज 1,6-20 फॉस्फेट हो जाएगा। दो फास्फोरस ग्रुप जुड़ गया।
अब ये क्या करेगा, आपको जो है धाप और पागल PgL और धाप डाइहाइड्रोक्सीटीन में कन्वर्ट करेगा। ये दोनों आपस में इक्विलिब्रियम पे हैं, इंटर कन्वर्जन करेंगे। फिर देखिए अब ये जो इस पे काम करता है, आपको NAD+ का यूज करके NADH प्लस H+ होता है, 1,3-BPGA बनता है। फिर ADP का यूटिलाइजेशन करके ATP याइल्ड होगा तो 3-BPGA, फिर वो आपस में म्यूटेशन करेगा तो 2-PPGA, फिर वो लोग क्या फॉस्फोइनोल पायरुवेट में, और लास्ट में फिर ATP का फॉर्मेशन होगा तो फॉस्फो। आइए अब हम लोग बैलेंस शीट तैयार करेंगे, ये ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में क्या यूज हुआ था और क्या निकला। देखिए हमने एक ग्लूकोज यूज किया था तो 2 पायरुवेट बना, 2 ATP यूज किए थे तो इसमें 4 ATP निकला बन के सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन पे। देखिए कैसे हमने क्या किया, एक यहाँ पे ATP यूज किया, एक यहाँ पे ATP यूज किया, तो हमारे पास जो है देखिए ये यहाँ पे ATP बन रहा है, यहाँ पे भी ATP बन रहा है, नहीं यहाँ पे भी ATP बन रहा है और यहाँ पे भी ATP बन रहा है, तो 4 ATP का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, 2 ATP यूज किए, 4 ATP सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन पे हुआ। देखिए 2 NAD+ हमने यूज किया, 2 NADH बना। देखिए कैसे एक यहाँ पे NAD+ यूज किया हम और एक यहाँ पे NAD+ यूज किया, तो 2 NADP यूज किए तो 2 NAD++। अब देखिए और एक 2 H2O मॉलिक्यूल निकला कहाँ पे, देखिए इस जगह पे H2O मॉलिक्यूल निकल रहा है, तो यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। ये हमारा बैलेंस शीट। तो नेट गेन क्या हुआ हमारे पास, 2 फॉस्फेट, 2 ATP और 2 NADH प्लस 2 H2O। अब 2 ATP कैसे, 2 ATP तो हम खर्चा किए थे, नहीं नेट गेन हमारे पास 4 हुआ था, तो 2 माइनस 4 माइनस 2 कितना हुआ, 2 हुआ। ठीक है, अब देखिए NADH का फॉर्म हुआ, पानी का फॉर्मेशन हुआ, तो नेट गेन हमारे पास ये है। अब देखते हैं, हम समझेंगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोलो उसका मतलब क्या है। देखिए जब सूरज का रोशनी यूज करके ADP में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हम लोग जोड़ते हैं तो उसको ATP बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं फोटो फॉस्फोराइलेशन है। सूरज की रोशनी में हम लोग ATP बना रहे हैं तो उसको फोटो फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। देखिए यहाँ पे ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हम लोग ऑक्सीडेशन करके बनाते हैं तो ATP होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, उसी तरह क्या होता है, जब सबस्ट्रेट से हम फॉस्फेट ग्रुप जब जोड़ते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, सबस्ट्रेट इज प्रोवाइडिंग फॉस्फेट फॉर ATP फॉर्मेशन, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। बात समझ आ गई। देखिए एक क्वेश्चन आता है, फॉर्मेशन ऑफ फ्रक्टोज 1,6-bis phosphate is very crucial step structure. 1,6-bis phosphate formation is possible but ग्लूकोज 1,6-bis phosphate is not possible। क्वेश्चन आता है असर्शन में, रीजन क्या है, इन ग्लूकोज नो सेकेंड कार्बन इज अवेलेबल फॉर G1,6-bis phosphate फॉर्मेशन, इसलिए ये नहीं बनता। देखिए कैसे, ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, सेकेंड कार्बन पे ऐसा कुछ नहीं है, इसीलिए वो G1,6-bis फॉस्फेट नहीं बनता है। अब आइए हम लोग पढ़ेंगे पेसमेकर कैसे है। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज हम लोग बोलते हैं पेसमेकर और चीफ रेगुलेटर ऑफ ग्लाइकोलाइसिस कैसे है। देखिए हम लोग जाने ये फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज जो है पेसमेकर और चीफ रेगुलेटर ऑफ ग्लाइकोलाइसिस है कैसे। देखिए अगर इनसफिशिएंट ATP इज नॉट अवेलेबल, अगर हमारे बॉडी में सफिशिएंट ATP नहीं है तो देखिए ग्लाइकोलाइसिस को फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज फॉरवर्ड ले जाता है, ATP की कमी होगी तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन अगर हमारे बॉडी में सफिशिएंट ATP अवेलेबल है तो ये फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज इसी रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाएगा। ATP की कमी नहीं होती, रिवर्स डायरेक्शन में ले जाएंगे, इसीलिए हम लोग फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज को हम लोग पेसमेकर और चीफ रेगुलेटरी ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। देखिए
ग्लाइकोलाइसिस को हम लोग पार्शियल ऑक्सीडेशन बोलते हैं। कैसे? G3P ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड जो होता है NAD का यूज करके NADH+H+ में उसको कैसे कन्वर्ट होता है 1,3-BPG में। ठीक है, अब एसर्शन देखिए, ग्लाइकोलाइसिस इन्वॉल्व पार्शियल ऑक्सीडेशन। कैसे? G3P को 1,3-बीस फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, इसी को NAD+ यूज करके, इसीलिए हम लोग उसको पार्शियल ऑक्सीडेशन बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये आपको ग्लाइकोलाइसिस है, G3P पागल NADH का फॉर्मेशन हुआ 1,3-BPG में कन्वर्ट हुआ, ATP का फॉर्मेशन हुआ 3PG में हुआ, यानी PGA बोलते हैं इसको, तो इसको पार्शियल ऑक्सीडेशन हुआ। देखिए इसका जस्ट उल्टा होगा आपको केल्विन साइकिल में। देखिए लास्ट में ये बना नहीं, केल्विन साइकिल में यहाँ से है आपको ग्लूकोज की तरफ जाता है। देखिए 3PPGA यहाँ पे और ग्लाइकोलाइसिस, देखिए 3PG लास्ट प्रोडक्ट है ग्लाइकोलाइसिस का, केल्विन साइकिल का फर्स्ट है। ATP यहाँ पे निकल रहा है, ATP यहाँ पे लग रहा है, 1,3-BPG बनता है यहाँ से। यहाँ पे NADH का निकल रहा है, यहाँ पे NADH यहाँ पे यूज हो रहा है, तो इसको हम लोग केल्विन साइकिल को रिडक्शन बोलते हैं और इसको हम लोग पार्शियल ऑक्सीडेशन बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे ग्लाइकोलाइसिस इज डिस्कवर्ड बाय एमडेन मेयर और फ्रांस, इसीलिए हमको EMP पाथवे कहलाता है। EMP पाथवे भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, ये एनारोबिक प्रोसेस है बिकॉज इट डज नॉट यूटिलाइज ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन का यूटिलाइज नहीं करता है, इसीलिए ये एनारोबिक प्रोसेस है। ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म और साइटोसोल में बिकॉज इट एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस आर प्रेजेंट इन साइटोसोल, ग्लाइकोलाइसिस के जितने भी एंजाइम हैं सिर्फ साइटोसोल में ही प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए ये साइटोप्लाज्म में ही होता है। देखिए ये जो है कॉमन इन ऑल टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, जैसे एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो, दोनों में ही सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस ही होगा। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज ये पेसमेकर होता है। पेसमेकर कैसे होता है यहाँ पे हम बता चुके हैं, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज कैसे पेसमेकर होता है। ठीक है, अब देखिए नेट ATP कितना गेन होता है, 2 ATP गेन हुआ। ठीक है, अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे एक NCERT में रेस्पिरेशन एनिमल में एक दिया हुआ है डायग्राम NCERT में, परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो उसका ग्राफ जो है इस तरह से इक्वेट होता है। ठीक है, अब लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट होगा तो मतलब होगा कि हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बाइंड हो रहा है। ठीक है, राइट की तरफ शिफ्ट होगा तो मतलब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से रिलीज हो रहा है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, ये नीचे के जितने पैरामीटर्स हैं, जैसे एनी पैरामीटर्स कर्व विल शिफ्ट टू राइट, जैसे कौन कौन सा है, CO2 हो गया, BPG हो गया, एक्सरसाइज करने से होगा, ACD अल्कली अल्टीट्यूड यानी ऊंचाई पे आप चढ़ रहे तब, या फिर टेम्परेचर बढ़ेगा तब। अगर ये सब कंडीशन जो है ना क्या करता है, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन का रिलीज करवाता है, तो रिलीज करवाएगा तो कैसे होगा, यहाँ पे राइट में शिफ्ट होगा यानी सेचुरेशन घटेगा। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे जो पाइरूवेट बना था ना उसका क्या किस्मत होता है, मतलब कहाँ पे जाएगा। देखिए कैसे पाइरूवेट का फेट यानी उसका भाग्य क्या है, ग्लाइकोलाइसिस हुआ 2 पाइरूवेट बना नहीं। अब देखिए उसको ऑक्सीजन की कमी होगा हल्का सा। ठीक है, तो मसल्स में तो 2 लैक्टिक एसिड में बदल जाएगा, तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखिए दूसरा बात क्या हुआ, लोअर ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया हुआ, फंजाई ईस्ट में और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए अगर ऑक्सीजन सफिशिएंट रहा माइटोकॉन्ड्रिया में गया तो यही पाइरूवेट जो है
आपको एरोबिक पाथवे का यूज करके एटीपी का फॉर्मेशन कराएगा। तो ये पाथवे एरोबिक पाथवे जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, वहाँ पे एरोबिक पाथवे चलेगा, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए हम लोग जो है अब क्या करें, ग्लाइकोलाइसिस करेंगे। ग्लाइकोलाइसिस का पूरा शॉर्ट में देखते हैं। तो उसमें पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। 2 पायरुवेट बनते हैं ना, 2 पायरुवेट बन गया। अब देखिए ये जो है 2 पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए आपको जो हम बोले क्या थे, जब ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा ये ऑक्सीजन के सफिशिएंट होगा, तो ये पायरुवेट जो है यहाँ पे गया अंदर। तो एक CO, देखिए 3 कार्बन होता है पायरुवेट में, 1 2 3, तो एक CO2 निकल जाएगा, ठीक है। और तो ये क्या बनेगा, एसिटाइल कोए बना देगा, ठीक है। तो क्रेब्स साइकिल में तो आपको चलेगा एसिटाइल कोए, क्रेब्स साइकिल में चल जाएगा, तो उसमें आपको CO2 का एडिशन होगा, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा क्या हुआ, ये पायरुवेट हुआ, यहाँ से भी CO2 निकला, ये भी एसिटाइल को आया, ये भी क्रेब्स साइकिल में जाएगा। अब देखिए यहीं से आपको लिंक रिएक्शन हुआ, ठीक है। दोनों को जोड़ना, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल को जो जोड़ता है उस रिएक्शन हम लोग क्या बोलते हैं, लिंक रिएक्शन बोलते हैं। और ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। अब आइए यहाँ पे देखिए, लिंक रिएक्शन का हम नाम रखें लिंक रिएक्शन और ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। क्यों लिंक रिएक्शन, इसलिए क्योंकि बिकॉज इट इज लिंकिंग ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल। ये कहाँ पे होता है, ऑकर इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है, ठीक है। और देखिए इसको ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन क्यों बोलते हैं, बिकॉज इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ CO2, इससे CO2 निकलता है, इसीलिए हमको ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। देखो कैसे यहाँ पे ये पायरुवेट हुआ, यहाँ से CO2 निकला, तो इस पे कौन सा एंजाइम काम किया, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज NAD+ का यूज करके NADH में कन्वर्ट किया। और कॉम्प्लेक्स मैग्नीशियम के प्रेजेंस में इसने एसिटाइल कोए यानी 2 कार्बन वाला कंपाउंड बना दिया, ठीक है। तो CO2 का रिमूवल हुआ, इसीलिए हम लोग ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं, समझ गए। अब यहाँ पर आइए, ये आपको पायरुवेट है, एंजाइम काम किया, CO2 निकला, एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, B1 हो गया। यहाँ पे देखिए E2 में आया, नहीं B5, तो एसिटाइल कोए ग्रुप मिला इसे, एसिटाइल से कोए ग्रुप मिला तो क्या बना, एसिटाइल कोए। फिर आपको FAD वगैरह काम करेगा, ठीक है। तो उसको NAD+ यहाँ से 2H लेगा आपको बाहर से, और NAD के साथ मिलकर NADH बना देगा, ठीक है। और आपको FAD भी यहाँ पे कैच कर लेगा। तो पायरुवेट डिहाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स ये जो है ये इतना सारा काम करता है। ये जो काम हुआ ना, तो इसका स्टेप हम बता रहे हैं। पायरुवेट डिहाइड्रोजन एंजाइम है, उसके अंदर इतने सारे काम होते हैं, ठीक है। अब देखिए ये B1 क्या है, थियामिन है। ये B5 क्या है, आपको पेंटोथेनिक एसिड विटामिन B5 है, ठीक है। आपको B3 क्या है, नियासिन होता है, NAD+ जो यू है ना, नियासिन होता है। विटामिन B2 क्या है, राइबोफ्लेविन FAD। ये सब दिख रहा है, FAD B2, ठीक है, B3, ये सब का नाम यहाँ पर हम लोग दे दिए हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये सब का यूज करके हमारा पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज क्या करता है, पायरुवेट को एसिटाइल कोए में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। देखिए अब हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले बार, लिंक रिएक्शन क्या करता है, ग्लाइकोलाइसिस को क्रेब्स साइकिल से जोड़ता है, नहीं। लिंक रिएक्शन में आपको क्या फॉर्मेशन हुआ था, एसिटाइल कोए का। इसी एसिटाइल कोए का हम लोग इस यूज करेंगे आपको क्रेब्स साइकिल में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्रेब्स साइकिल में क्या क्या बनेगा, उसका एक ट्रिक है, ठीक है। देखिए, कैन आई कीप सेलिंग शैम्पू फॉर मनी ऑफिसर, ठीक है। आप जो भी ट्रिक बनाना है, हमारा ये ट्रिक है, ठीक है। साइट्रेट, आइसोसाइट्रेट, अल्फा कीटोग्लिसराइड, उसके
उसके बाद आपको सक्सिनाइल कोए, उसके बाद सक्सिनेट, फ्यूमरेट, मैलेट, ऑक्जेलो एसीटेट, ये आपका जो है ये फॉर्मेशन होंगे इसी सीक्वेंस में क्रेब साइकिल में, ठीक है। अब कौन कैसे बनेगा वो अब आगे चल के बताते हैं। देखिए हमने क्रेब साइकिल स्टार्ट किया, एसिटाइल को एक कहाँ से आया, लिंक रिएक्शन से, ठीक है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ठीक है, साथ में आपको H2O जोड़ के आपको 6 कार्बन का साइट्रेट, देखिए 2 कार्बन यहाँ से, 4 कार्बन यहाँ से, ठीक है, मिला तो 6 कार्बन का साइट्रेट इज़ द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल का सबसे पहला प्रोडक्ट कौन है, साइट्रेट, ठीक है। डेट्स वाई क्रेब साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिट्रिक एसिड साइकिल, ठीक है। सिट्रिक एसिड साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है, साइट्रेट है। साइट्रेट के बाद क्या होता है, आइसोसाइट्रेट, ठीक है। आइसोसाइट्रेट के बाद होना क्यूटोग्लिसराइड, ठीक है, ग्लिसरेट। उसके बाद क्या बोलता है ना, सक्सिनाइल कोए, फिर आपको क्या बोलता है, सक्सिनेट, तो अब होता है फ्यूमरेट, दिख रहे सब फ्यूमरेट, तो अब आपको मैलेट, लास्ट में क्या बना, ऑक्जेलिक एसिटिक। फिर से आपको ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड इज ए फर्स्ट मेंबर ऑफ क्रेब साइकिल, क्योंकि यही मिल रहा है, नहीं स्टाइल कोई ऑक्जेलिक एसिड मिल रहा है, इसीलिए इसको हम लोग फर्स्ट मेंबर बोलते हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बनता है, सिट्रेट इज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ क्रेब साइकिल। बात समझ आ रहा। अब देखिए यहाँ पे जब देखिए ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड एसिटाइल को ये मिला तो 6 कार्बन का सिस्ट्रेट बना, फिर आपको आइसोसिट्रेट बना, ठीक है। उसके बाद आइसोसिट्रेट बना, ठीक है, 6 कार्बन का। अब वो क्या हुआ, एक CO2 का रिमूवल हो जाएगा, तो आपको बनेगा अल्फ़ा कीटो ग्लिसरेट, ठीक है। अल्फ़ा कीटो को निकलने फिर 5 कार्बन से एक और CO2 निकलेगा, तो आपको क्या बन जाएगा, सक्सिनाइल कोए। फिर सक्सिनाइल कोए से आपको GDP का यूज करके GTP बनता है, ठीक है। अब क्या हुआ फिर बाद में ये ATP में कन्वर्ट हुआ। अब आपको जो है जैसे देखिए सक्सिनेट हुआ, सक्सिनेट के बाद सक्सिनेट और फ्यूमरेट के बीच में FADH2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए फ्यूमरेट के बाद मैलेट, ठीक है, मैलेट के बाद आपको NADH+H+ का निकलता है और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बन जाता है, ठीक है। तो ये सारा साइकिल है आपको क्रेब साइकिल का, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे ATP और GTP क्या होता है। देखिए GTP का ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, लिंक क्रेडिट कार्ड होता है। जब हम लोग जो है आगे रिएक्शन जाएंगे तो ये भी एनर्जी ही देता है। ATP क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, नॉन स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये आपको ये भी एनर्जी का नॉन स्पेसिफिक फॉर्म है, और GTP का स्पेसिफिक फॉर्म है, ठीक है। दोनों का काम एनर्जी ही देना, लेकिन ये स्पेसिफिक फॉर्म है और ये आपको नॉन स्पेसिफिक, यानी इसको हर जगह यूज़ कर सकते हैं, इसका जहाँ पे ज़रूरत होगा वहीं पे यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखेंगे ये एंजाइम कौन कौन सा यूज होता है, नहीं तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड स्टाइल को आया तो 6 कार्बन सिट्रेट बना, सिट्रेट से आइसोसिट्रेट हुआ। उसके बाद एक CO2 जब रिमूव होगा तो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज, जहाँ भी डिहाइड्रोजनेज का मतलब हुआ एक आपका निकल रहा है CO2, ठीक है, और NADH+ का फॉर्मेशन हो रहा है, समझे, डिहाइड्रोजनेज का जहाँ दिख गया। उसके बाद 5 कार्बन का बना, उसके बाद फिर से एक CO2 निकलेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज। फिर अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज मतलब एक NADH बनेगा और आपको NADH बनेगा और एक CO2 निकलेगा, इसका जहाँ ये डिहाइड्रेट दिख गया तो CO2 और NADH बनेगा ही बनेगा। उसके बाद 4 कार्बन का, फिर 4 कार्बन का, फिर FAD का यूज करके FADH2 बना, तो उसको हम लोग क्या बोले, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। फिर डिहाइड्रोजनेज आ गया, तो इसके बाद FADH2 का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद फ्यूमरेट से मैलेट बना, मैलेट से फिर ऑक्जेलो एसिड बनने में मैलेट डिहाइड्रोजनेज का यूज़ करते हैं, तो फिर आपको NADH का फॉर्मेशन होगा। देखिए अब हम लोग जानेंगे
सीट्रेट सिंथेसिस ऑक्जेलो एसिटिक पे सीट्रेट सिंथेसिस स्टाइल कोई दोनों मिला था ना, सीट्रेट बना था, उस पर एकोनाइट्रेज काम करता है तो आपको आइसोसीट्रेट बनाता है। फिर आइसोसीट्रेट पे आपको जो है ये सब एंजाइम काम किया था, ये दिखा दिए थे, आइसोसीट्रेट डिहाइड्रोजनेट, फिर अल्फा कीटोप्रोटाइडेट। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, यहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन हुआ था, एनएडीएच का फॉर्मेशन एफएडी हुआ था यहाँ पे। ठीक है, अब नेट क्या गेन हुआ, 3 NADH का गेन हुआ। इसे देखिए यहाँ पे एक हिस्से और एक हिस्से 3 NADH का गेन हो गया, एक FADH2 का गेन हुआ। इस जगह पे सक्सीनेट से फिमरेट बनने में एक FADH का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, और एक ATP बना कहाँ पे, ये आपको जो GTP था ना, ये GTP वाला एक ATP का फॉर्मेशन, तो नेट गेन आपका 3 NADH, एक FADH2 और एक ATP का बनेगा फॉर्मेशन। अब हम लोग क्या ना क्रेब्स साइकिल का समरी देखेंगे। जैसे फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय हैंस क्रेब, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ क्रेब साइकिल इज साइट्रिक एसिड, इसीलिए हम लोग सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। दैट्स वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड contain 3 carboxylic group, that's why it is also called ट्राईकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, TCA साइकिल। ठीक है, 8 स्टेप में कंप्लीट होता है। आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजनेट इज ए पेस मेकर ऑफ क्रेब साइकिल, क्रेब साइकिल का पेस मेकर कौन है, आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजनेट। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़े ये जो आपका है आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजनेट जो है इसका पेस मेकर है। ग्लाइकोलाइसिस का पेस मेकर कौन है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ठीक है, अब नेट गेन क्या होता, अब देखिए NAD, अब देखिए एक साइकिल में आपको, एक साइकिल में ये हुआ था नहीं, तो आपका सिट्रिक एसिड है नहीं, तो आपको जो है 3 NADH हुआ था एक में, तो 2 में 3 + 3 एक तो 2 FADH 2 ATP का फॉर्मेशन सबस्ट्रेट लेवल, यानी सबस्ट्रेट से आपका इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ेगा तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होगा। ठीक है, देखिए एक मोल लिए हैं तो इतना आया था नहीं, जब 2 मोल लेंगे तो आपका जो है इसमें डबल जो भी है 3 इस सब का डबल हो जाएगा, समझे। अब हम लोग पढ़ेंगे क्रेब साइकिल का बैलेंस शीट, बैलेंस शीट पढ़ेंगे। ये आपका क्रेब साइकिल है, ये क्रेब साइकिल है। ठीक है, इसका बैलेंस शीट देखिए, हमने देखा ATP कितना बना था, 2 ATP बना था नहीं, एक साइकिल में 1 ATP, 2 साइकिल में 2 ATP। ठीक है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में 2 ATP बना। NADH हम लोग देखे थे 6 NADH बना था। ठीक है, अब क्या होता है, एक NADH में 3 ATP होता है, तो 6 NADH में 18 ATP होगा। ठीक है, एक FADH2 में 2 ATP, तो 2 FADH2 में आपको 4 ATP का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये आपको ये जो है ना, आपको जब बताया था क्या, ये चेक है, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जब जाता है ना तो इससे एनर्जी निकलता है। तो एक NADH2 3 ATP, 6 NADH2 से 18 ATP बनता है। एक FADH2 से 2 ATP बनता है, तो 2 FADH2 से 4 ATP बनता है। ठीक है, अब आइए पूरे रेस्पिरेशन का हम लोग बैलेंस शीट तैयार करते हैं। ठीक है, देखिए कैसे, ग्लाइकोलाइसिस में नंबर ऑफ ATP 2 हुआ था, नंबर ऑफ NADH का फॉर्मेशन 2 हुआ था, FADH2 वहाँ पर नहीं हुआ था। ठीक है, लिंक रिएक्शन में ATP का फॉर्मेशन नहीं हुआ था, NADH का फॉर्मेशन हुआ था, FADH का फॉर्मेशन नहीं हुआ था। क्रेब साइकिल में ATP 2 बना, NADH2 6 बना, FADH2 2 बना। ये आपका जो है पूरे रेस्पिरेशन में ये तीनों मिल के रेस्पिरेशन कंप्लीट करते हैं। तो पूरे रेस्पिरेशन में आपको 4 ATP सबस्ट्रेट लेवल पर बनाएगा, 10 NADH आपको बनेगा और आपको 2 FADH2 बनेगा।
ठीक है। तो टोटल आप गिनेंगे तो 4 यहाँ से और एक NADH2 3 ATP 10 में 30 तो 34 हो गया। 2 FADH3 तो एक FADH2 में 2 ATP तो 2 में 4 34 4 38 यानी पूरे रेस्पिरेशन में अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो उसमें 38 ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। ये आपके पूरे रेस्पिरेशन का समरी है। इसको आप देख के समझ सकते हैं कि इसमें कितना फॉर्मेशन हुआ। आइए एक और देख लेते हैं समरी बैलेंस शीट पूरे रेस्पिरेशन में यानी ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल तीनों मिला के नंबर ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन यानी कार्बन कितना बार निकला। ग्लाइकोलाइसिस में एक ही भी बार कार्बन नहीं निकलता है। और नंबर ऑफ डिहाइड्रोजनेशन जो NADH का फॉर्मेशन 2 बार होता है। लिंक रिएक्शन में 2 बार कार्बन निकलता है, ठीक है। मैंने एक बार एक बार में 1 कार्बन, 2 साइकिल में 2 कार्बन। डिहाइड्रोजनेस एक बार में 1 तो 2 बार में 2, ठीक है। क्रेब्स साइकिल में नंबर ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन 2 बार होता है और फिर से दोबारा जब साइकिल चलाएंगे तो फिर 2 बार हो जाएगा। नंबर ऑफ डिहाइड्रोजनेशन 1 में 4, 2 साइकिल चलाएंगे तो 4 4 8 हो जाएगा। तो टोटल जो है नंबर ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन आपको 6 होता है पूरे रेस्पिरेशन में, यानी टोटल नंबर ऑफ डिहाइड्रोजनेशन 12 होता है। अब देखिए कैसे हम जो है C6 6 कार्बन है तो नंबर ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन कितना होगा 6 बार निकलेगा, समझ गया। 12 हाइड्रोजन है तो नंबर ऑफ डिहाइड्रोजनेशन कितना होगा 12, ठीक है। बात समझ गया। जितने जो थे वो सब निकल गए, यहाँ पे समरी बता रहा है, ठीक है। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं। कर रहा है हाउ मेनी नेट ATP आर प्रोड्यूस इन रेस्पिरेशन बाई SLP यानी सब्सट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन पे कितने ATP बनते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस में 2 ATP बनता है, क्रेब्स साइकिल में 2, यानी टोटल पूरे रेस्पिरेशन में टोटल 4 ATP बनते हैं सब्सट्रेट से। सब्सट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बता दिए थे, जब फॉस्फेट ग्रुप सब्सट्रेट से जो आके जुड़े और ATP बनाए उसको सब्सट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। देखिए हाउ मेनी ATP आर प्रोड्यूस फ्रॉम NADH इन रेस्पिरेशन, तो हम लोग बता दिए ग्लाइकोलाइसिस में 2 NADH बनता है, लिंक रिएक्शन में 2 NADH, क्रेब्स साइकिल में 6, तो टोटल 10 NADH यानी 10 × 3 30 ATP बनता है NADH से। अब देखिए हाउ मेनी ATP आर प्रोड्यूस बाई FADH2 इन रेस्पिरेशन, तो ग्लाइकोलाइसिस में FADH2 का फॉर्मेशन नहीं होता है, लिंक रिएक्शन में नहीं होता है, क्रेब्स साइकिल में 2 होता है। तो एक FADH2 में 2 ATP तो 2 में 4 ATP का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए ये जो है आपको ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये आपको बैंक, ठीक है, ये आपको चेक लगाते हैं NADH, उनको बैंक में ले जाते हैं और बैंक में उनको 3 ATP दे देता है। FADH2 अपना चेक लेके आएंगे और बैंक उनको 2 ATP दे देगा, ठीक है। अब आइए यहाँ पे एनारोबिक पाथवे में अगर NADH गया तो NADH एंड FADH विल नॉट प्रोड्यूस ATP। अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है NADH और FADH जब जाएगा तो उससे कोई ATP का फॉर्मेशन नहीं होगा, लेकिन वही एरोबिक रेस्पिरेशन में जब जाएगा तो उससे ATP का फॉर्मेशन होगा दोनों से, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलेगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स के बारे में, ठीक है, उसमें जहाँ पे ETS चलता है। अब कौन कॉम्प्लेक्स कैसे काम करता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए कॉम्प्लेक्स 1 उसका नाम क्या है NADH, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको समझना ज़रूरी है। कॉम्प्लेक्स 1 का नाम है NADH डिहाइड्रोजिनेज। ये क्या करता है NADH प्लस H+ जो है ना उससे हाइड्रोजन लेता है NAD+ में करना। अभी हाइड्रोजन लेने वाला कौन है, ये भाई साहब है यूबिक्विनोन। ये क्या करते हैं कॉम्प्लेक्स 1 से 2 हाइड्रोजन इसका एक छीन के
और आपको यूबिक्विनोन छीन ले जाता है। फिर दूसरा क्या करता है, कॉम्प्लेक्स 2, उसका नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ये क्या करता है, FADH2 से 2 हाइड्रोजन छीन लेता है। और ये यानी यूबिक्विनोन का किया, इससे भी हाइड्रोजन छीना FADH2 से, और NADH से भी हाइड्रोजन छीना, और दोनों हाइड्रोजन छीना तो उसके पास इलेक्ट्रॉन भी होगा। अब ये हाइड्रोजन क्या किया, लेकर इसको, ये क्या है, यूबिक्विनोन है। कीनोन का मतलब जैसे होता है, ये कीटोन है नहीं, जब कीटोन में जब हम लोग H+ जोड़ते हैं ना, तो ये आपको क्यूनोल यानी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या हुआ, यूबिक्विनोन जो है H+ एक्सेप्ट करने के बाद यूबिक्विनोल में बदल गया। ठीक है, ड्यू टू एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन ऑफ यूबिक्विनोन, सो इट इज कॉल्ड एज रिड्यूस्ड यूबिक्विनोन या फिर यूबिक्विनोल, इसका नाम बदल जाता है। ठीक है, अब भैया ये यूबिक्विनोल का किया, जो हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया था, इलेक्ट्रॉन भी तो उसका एनर्जी लेके आया, वो इलेक्ट्रॉन का किया कॉम्प्लेक्स 3 को ट्रांसफ़र किया। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 3 का नाम क्या है, साइटोक्रोम BC1 है। ये क्या किया, इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्ट करके Fe+3 उसके पास होता है, उसको Fe+3 से जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो Fe+2 में कन्वर्ट हो जाएगा। Fe+2 के पास इलेक्ट्रॉन है, फिर उस साइकिल जब लाएगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो आपको साइटोक्रोम C उसको एक्सेप्ट कर लेगा। फिर साइटोक्रोम C के पास क्या है, आयरन Fe+3 में, वो Fe+3 आपको Fe+2 में कन्वर्ट है। फिर उसके पास इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन जो आपको कॉम्प्लेक्स 4 को दे देगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 4 क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके Cu+2 को C+1 में ले जाएगा। जब लेके कैरी कर रहा है तो फिर आपको Fe+3 दिख गया, वो क्या करेगा, आपको इलेक्ट्रॉन लेके फिर आगे बढ़ाएगा। अब Cu+2 का इलेक्ट्रॉन लेके A+ गया, ए वाला क्या किया, A3 को दे दिया। A3 जब इलेक्ट्रॉन लेके लौट रहा था, उसको रास्ते में मिल गया O2 का किया, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके O2- में हो गया, और फिर ऐसे आपका इलेक्ट्रॉन Cu+2 में आ गया। नहीं तो देखिए, फाइनल इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर कौन है, O2। बस ऑक्सीजन का इसी जगह ज़रूरत है रेस्पिरेशन में, बाकी कहीं भी कुछ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या करता है, फाइनल ऑक्सीजन एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा तो आपका रेस्पिरेशन आगे चलेगा ही नहीं। इसीलिए ये ऑक्सीजन ज़रूरी होता है रेस्पिरेशन के लिए। बात समझे? तो ये सारे कॉम्प्लेक्स हैं, इनके सारे इतना सारे काम हैं, सारे कॉम्प्लेक्स काम समझा दिए। देखिए, यहाँ से हाइड्रोजन लिया, यहाँ से हाइड्रोजन लिया, यूबिक्विनोन। ठीक है, यूबिक्विनोल में कन्वर्ट हो गया। यूबिक्विनोल क्या किया, इस हाइड्रोजन को लेकर यहाँ पे आया, इलेक्ट्रॉन भी दिया, इलेक्ट्रॉन इसका जो है साइटोक्रोम यानी कॉम्प्लेक्स 3 को दिया। कॉम्प्लेक्स 3 इलेक्ट्रॉन आपको साइटोक्रोम C के जरिए यहाँ पे लेके चला गया कॉम्प्लेक्स 4 में। कॉम्प्लेक्स 4 में जब साइकिल चल रहा था तो फाइनली इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट किया, ऑक्सीजन। ठीक है, देखिए ये वाला कॉम्प्लेक्स को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। हमने एक बात, अब देखिए, साइटोक्रोम ये ग्रुप ऑफ आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होता है। साइटोक्रोम क्या है, ग्रुप ऑफ आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। ठीक है, और प्रेजेंट आफ्टर CO के बाद आपको साइटोक्रोम आता है। ठीक है, आपको जो है ये हुआ कॉम्प्लेक्स 1 फॉर ऑक्सीडेशन नंबर रिडक्शन, यानी ऑक्सीजन में जब घटता है तब रिडक्शन होता है, जब गेन होता है तो ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, हम देखें यहाँ पे Fe+3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Fe+2 में कन्वर्ट हो जाता नहीं। एक बात और जो आता है NCERT में, माइलोनेट इज ए कॉम्पिटिटिवली इनहिबिटिंग सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। रीजन क्या है, बिकॉज माइलोनेट
and succinate are competing for same active site because they have similar structure। देखिए कोई भी कंपटीशन होता है ना तो एक जैसे आदमी में होता है, समझे। तो माइलोनेट का और सक्सिनेट का स्ट्रक्चर सेम होता है, समझे। इसीलिए वो एक्टिव जो साइट होता है एंजाइम का, उससे बाइंड करने के लिए दोनों कम्पीट करते हैं। जैसे देखिए सक्सिनेट हुआ, ये माइलोनेट हुआ, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। सक्सिनेट हाइड्रोजन पर बाइंड करने के लिए दोनों एबल है, कैपेबल है। तो इसलिए दोनों क्या करते हैं, आपस में कम्पीट करते हैं। अब हम लोग कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर को हटाने के लिए हम लोग का एक सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, हम लोग सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं। तो जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा जाकर बाइंड करेगा। ये एक तरीका है कंपटीशन को कम करने के लिए। सीट बढ़ा दीजिए, सीट बढ़ा दिए तो थोड़ा कंपटीशन कम हो जाएगा। इसीलिए सबस्ट्रेट बढ़ाने से कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कम हो जाता है। ठीक है। एक और क्वेश्चन आता है, ये कौन इंट्रिंसिक है कौन एक्सट्रिंसिक है प्रोटीन, ये जो कॉम्प्लेक्स है। देखिए ये जो है 4 इंट्रिंसिक प्रोटीन है। जैसे देखिए ये जो है आपको कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 और F0। ठीक है। ये क्या है आपको इंट्रिंसिक होता है। ये F0 जो है ये आपको जो है इंट्रिंसिक यानी मेम्ब्रेन के बीच में आर पर होता है, दोनों तरफ लाई करते हैं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। एक्सट्रैक्शन करना इजी नहीं होता। 3 जो है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है कौन, एक कॉम्प्लेक्स 2 साइटोक्रोम C, ये देखिए घूमते रहता है मोबाइल कैरियर। ये देखिए कॉम्प्लेक्स 2 जो है ये आपको जो एक्सट्रिंसिक वाला था, और F1 जो बाहर की तरफ है। ठीक है। ये क्या है आपको एक्सट्रिंसिक होते हैं। मोबाइल कैरियर कौन होता है, CO की, और साइटोक्रोम C क्या है मोबाइल कैरियर होता है। देख रहे हैं इससे भी ले रहा है, इससे भी ले रहा है, इससे भी ले रहा है, सब घूम घूम के ले रहा है, इसलिए हम इसको मोबाइल कैरियर बोलते हैं। और ये नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। COQ जो है प्रोटीनेशियस नहीं होता है, बाकी सब प्रोटीनेशियस होते हैं, ये नॉन प्रोटीनेशियस होता है। ठीक है। तो F0 क्या है आपको इंट्रिंसिक है, F1 क्या है आपको एक्सट्रिंसिक है। ठीक है। ये बात समझ गए, कौन इंट्रिंसिक है कौन एक्सट्रिंसिक है, ये बात समझ गए। अब हम लोग पढ़ेंगे ATP का फॉर्मेशन कैसे होता है। देखिए जितने भी ये कॉम्प्लेक्स है ना, ये सब क्या कर रहे थे, लूमेन से H+ उठाकर मेम्ब्रेन में भेज रहे थे। मेम्ब्रेन में लूमेन से H+ उठा के मेम्ब्रेन में डाल रहे हैं, लूमेन से उठा के H+ मेम्ब्रेन में डाल रहे हैं। ठीक है। तो मेम्ब्रेन के बीच में जो है बहुत सारा H+ का फॉर्मेशन हो जाता है, नहीं बहुत ज़्यादा H+ हो जाता है। तो H+ ज़्यादा हो जाता है, एसिडिटी उसका बढ़ जाता है, तो pH घट जाता है, -log H+ होता है ना। तो H+ लूम ये क्या है मेम्ब्रेन के बीच में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। एक्टिव पंपिंग ऑफ प्रोटॉन ये सब हुआ इसमें। अब देखिए हुआ होता क्या, जब मेम्ब्रेन में पूरा भर गया ना, ठीक है, तो अब इधर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इधर कंसंट्रेशन कम है, तो होता क्या है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ H+ आयन फ्रॉम F0 इंड्यूसेस। अब जो है F0 में ना, ये F0 के जरिए H+ बाहर आता है। ठीक है। लूमेन में अब क्या करता है, जब ये बाहर आता है ना, तो यहाँ पे ATP जो होता है, ATP सिंथेटेज जो होता है ना, ये वाला ये क्या करता है, ये कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होता है। जब कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होता है तो ADP और IP जो है मिल के ATP का फॉर्मेशन होता है। एक बार और देखिए, जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं ये क्या करते थे, लूमेन से H+ उठा के मेम्ब्रेन के बीच में डालते थे। ठीक है। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये क्या आता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के जरिए F0 के जरिए यहाँ पे आता है, और ये ATP सिंथेसिस में कॉन्फॉर्मेशनल चेंज करता है, जिसकी वजह से ATP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिल के ATP का फॉर्मेशन करता है। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ H+ आयन फ्रॉम F0 इंड्यूसेस कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेज इन F1। ठीक है। तो उससे आपका ATP का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये लूमेन से सब डिफ्यूज हुआ, यहाँ पर कॉन्फॉर्मेशनल चेंज करेगा,
ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से मिलकर आपको ATP का फॉर्मेशन कराएगा, ठीक है। बिकॉज मूवमेंट ऑफ H प्लस फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन बाय द हेल्प ऑफ इंट्रिंसिक प्रोटीन F0 के जरिए इंट्रिंसिक प्रोटीन से आ रही है, इसीलिए हम लोग इसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलेंगे, क्योंकि फैसिलिटी प्रोवाइड किया जा रहा है इसको नहीं आने के लिए, समझ गए। अब देखेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स वन में FMN और FES होता है, ठीक है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 1 में FMN FES, ठीक है। ये क्या कहता है, NADH को NAD में NAD प्लस में। कॉम्प्लेक्स 2 में FAD FES, कॉम्प्लेक्स 3 में FES साइटोक्रोम B साइटोक्रोम C1, कॉम्प्लेक्स 1 में CO+2 ऑक्सीजन, ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन देखिए, हम लोग देखे थे NADH2 क्या क्या FMN क्या किया, उसे इलेक्ट्रॉन लिया, FES को दिया नहीं H प्लस के साथ, ये जो है अब यहाँ FES का किया, इस जो साइटोक्रोम C था ना, ये मोबाइल कैरियर है, ये क्या किया, यहाँ से भी H प्लस लिया इलेक्ट्रॉन लिया, इससे भी FADH2 से FAD प्लस में गया, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन H प्लस लिया, ठीक है। दोनों को उठा के साइटोक्रोम B में दिया, वहाँ पे भी FES है, साइटोक्रोम B का किया, C1 को दिया, फिर साइटोक्रोम C1 जो उठाया यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 4 में पहुँचा, कॉम्प्लेक्स 4 में क्या हुआ, CO+2 एक्सेप्ट किया, उसको फिर A को दिया, A आपको A3 को दिया, फिर A3 आपको CO+2 को दिया, और ये जो है आपको इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, तो ये फाइनल एक्सेप्टर ऑक्सीजन होता है, ठीक है। फिर उसी को दूसरे फॉर्म में देखिए, यहाँ पे आइए NCERT के हिसाब से, NCERT में जो फोटो दिया उसको समझाते हैं। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, ये जो स्पेस है ना, इसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। और इनसाइड मेम्ब्रेन यानी आप बोलते हैं आपको इसका मेम्बर इनसाइड मेम्ब्रेन, और ये आपको मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। अब देखिए कैसे आपको जो है इनसाइड इनर मेम्ब्रेन में चल रही है, ठीक है। अब देखिए कॉम्प्लेक्स 1, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स 1, यहाँ पे क्या हो रहा है, NADH2 NAD प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, उसके बाद FMN ले रहा है, FMN FES को दे रहा है, नहीं देखिए कॉम्प्लेक्स 1 में NADH NAD प्लस में हो रहा है, FMN ले रहा है, FMN FES को दे रहा है, नहीं FES को दिया, ये FES के उठा के कौन उठा रहा है, यूबिक्विनोन ले रहा है, ठीक है। तो ये FES किसको दिया, यूबिक्विनोन को, समझे। यूबिक्विनोन उठा के आपको कॉम्प्लेक्स 3 को दे दिया, यूबिक्विनोन उठा के कॉम्प्लेक्स 3 को दे दिया, ठीक है, दूसरा दिया। अब कॉम्प्लेक्स फिर यहाँ पे देखिए कॉम्प्लेक्स 2 में क्या हुआ, फिर से FADH2, ये FADH2 FAD में कन्वर्ट हुआ, FAD आपको FES को दिया, FES यूबिक्विनोन को दे दिया, नहीं FADH2 से FAD में किया, FAD FES को दिया, FES यूबिक्विनोन को दिया, यूबिक्विनोन उठा के कॉम्प्लेक्स 3 को दे दिया। देखिए कॉम्प्लेक्स 3 का ये यूबिक्विनोन क्या कर रहा है, कॉम्प्लेक्स 1 से भी उठा रहा है, कॉम्प्लेक्स 2 से भी उठा रहा है, कॉम्प्लेक्स 3 को दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए कॉम्प्लेक्स 1 से उठाया, कॉम्प्लेक्स 3 को दिया, कॉम्प्लेक्स 2 से उठाया, कॉम्प्लेक्स 3 को दिया, नहीं। अब कॉम्प्लेक्स 3 में क्या हो रहा था, साइटोक्रोम B को दिया, ठीक है, साइटोक्रोम B को दे रहा, फिर आपको जो है साइटोक्रोम B जो है FES को दे रहा है, साइटोक्रोम B FES को दिया, फिर FES आपको साइटोक्रोम C1 को दे रहा है, फिर FES किसको दिया, साइटोक्रोम C1 को, साइटोक्रोम C1 उठा के कॉम्प्लेक्स 4 को पहुंचा दिया, ये साइटोक्रोम C1 जो है उठा के इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स 4 में पहुंचा दिया, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 4 में क्या है, Cu+2 लिया, उसके बाद A लिया, तब A3 लिया, तब Cu+2, तब A2, Cu+2 लिया, A लिया, A3 लिया,
Cu+2 लेता है, फाइनल ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर लिया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये NCERT में दिया। सबसे पहले यहाँ से कॉम्प्लेक्स हुआ, ये क्या होता है यूबिक्विनोन, ये कॉम्प्लेक्स 1 से उठा के कॉम्प्लेक्स 3 में, फिर कॉम्प्लेक्स 2 से उठा कॉम्प्लेक्स 3 में देता है, कॉम्प्लेक्स 3 से साइटोक्रोम C उठाकर कॉम्प्लेक्स 4 को दे देता है, और इसी सीक्वेंस में आपका चलता है। देखिए कॉम्प्लेक्स 1 से उठाया, कॉम्प्लेक्स 2 से उठाया, कॉम्प्लेक्स 3 को दे दिया, ये वाला। ये क्या किया, यहाँ से फिर साइटोक्रोम C प्रोसीजर करते हुए कॉम्प्लेक्स 4 को दिया। कॉम्प्लेक्स 4 में ये सब कहानी चलता है। बात समझ आ गया? कॉम्प्लेक्स 1 से उठाए कॉम्प्लेक्स 3 को दिया, कॉम्प्लेक्स 2 से उठाए कॉम्प्लेक्स 3 को दिया, इसी सीक्वेंस में चलते सी को गया, फिर कॉम्प्लेक्स 4 में गया। एक NCERT में पॉइंट लिखा है, कॉम्प्लेक्स 2 जो है सक्सिनेट डिहाइड्रोज इज कॉमन इन बोथ ATS और क्रेब्स साइकिल में, दोनों में कॉमन होता है। देखिए यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स 2 है, और आपको जो है क्रेब्स साइकिल में भी कॉम्प्लेक्स 2 देखने को मिलता है। ठीक है, सक्सिनेट से फ्यूमरेट बनाता है, यहाँ पे फ्यूमरेट से सक्सिनेट बनाता है, तो एक ही एंजाइम है, दोनों जगह प्रेजेंट होता है। इसमें बना रहा है, इसमें तोड़ रहा है, इसमें इस डायरेक्शन में, इसमें इस डायरेक्शन में। ठीक है, सक्सिनेट से फ्यूमरेट, इसमें फ्यूमरेट से सक्सिनेट, इसमें FADH2 का बन रहा है, FADH2 यूज हो रहा है। देखिए एक और पॉइंट ऐड करना है, हम लोग पढ़े थे Cu+2 एक्सेप्ट किया नहीं, कॉम्प्लेक्स 4 का A में गया, फिर A3 गया, फिर A3 Cu+2, फिर O2। अब देखिए होता क्या है, ये आपको मैट्रिक्स में H2H+ है, इसको भी एक्सेप्ट करके दो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लिए, दोनों को एक्सेप्ट करके ये ऑक्सीजन क्या करता है, पानी बना लेता है। नहीं, अब देखिए ऑक्सीजन इज फाइनल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड H+ और H एक्सेप्ट, देख रहे हैं फाइनली इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले रहा है और H+, यानी दोनों का फाइनल एक्सेप्टर कौन है, ऑक्सीजन है। रोल ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड टू टर्मिनल पोर्शन ऑफ ATS के लास्ट में इसका ऑक्सीजन का यूज है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि आगे जब नहीं निकालेगा नहीं तो पीछे से रिएक्शन कैसे आएगा। ठीक है, अब देखिए होता है कॉम्प्लेक्स 4 इज ब्लॉक्ड बाई सियानिन। ये सियानिन क्या करता है ना, ये Cu+2 पे आके बाइंड कर लेता है। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को आगे नहीं बढ़ने देता है, तो यही आपको ब्लॉक कर देता है। ठीक है, तो ये NCERT में बात लिखा हुआ है, ध्यान से देखें। अब हम लोग पढ़ेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, उसका ओवरव्यू देखिए। पहले ग्लूकोज हुआ, ठीक है, ग्लूकोज से क्या हुआ, जब ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होता है इतना दूर में तो 2 ATP बनता है, 2 NADH बनता है। नहीं, ये फिर तो उसके बाद 2 पायरुवेट बनता है। ये पायरुवेट में अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन में लिमिटेड ऑक्सीजन का सप्लाई में जा रहा है नहीं, तो ये आपको क्या बनाएगा, लैक्टिक एसिड बना देगा। ये NADH जो यूज बना था ना, इसमें ये का यूज करके यहाँ पे NAD+ में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको लैक्टिक एसिड बना देगा। ये हम बताए थे आपको, ये जब एनारोबिक रेस्पिरेशन में NAD जाता है तो कोई ATP का फॉर्मेशन नहीं करता है, यानी सिर्फ 2 ही ATP यहाँ पे बनेगा। ठीक है, जो कि ग्लाइकोलाइसिस वाला था वही। अब दूसरा देखिए, ये जो है आपको ग्लाइकोलाइसिस को इतना 2 ATP 2 NADH बना, 2 पायरुवेट, ये पायरुवेट जो है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में गया तो इसी NADH का यूज करके आपको 2 अल्कोहल बना, नेट ATP 2, यानी ये आपको ग्लाइकोलाइसिस वाला ATP यहाँ पे गेन हुआ। NADH इज नॉट प्रोवाइडिंग ATP क्योंकि ये एनारोबिक रेस्पिरेशन में जा रहा है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में ATS साइकिल नहीं चलता है। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं अल्कोहल का फॉर्मेशन कैसे होता है। नहीं, देखिए हम ग्लूकोज हुआ, 2 ग्लाइकोलाइसिस में अंदर में गया, 2 ATP और 2 NADH बना, नहीं वो भी पायरुवेट बन गया। पायरुवेट पे आपको, ये पायरुवेट का स्ट्रक्चर है, तो
पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज काम करता है नहीं। पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज क्या करेगा, यहाँ से CO2 निकाल देगा। CO2 निकला, उसके बाद ये बना आपको पायरुवेट डाइजेस्ट करने के बाद, ठीक है। अब देखिए, चूँकि यहाँ पे पायरुवेट था, अब आपको एल्डिहाइड आ गया नहीं, देख रहे हैं यहाँ पे। अब क्या हुआ, इस पे जो है NADH जो हम लोग यहाँ पे यूज़ करते थे ना ग्लाइकोलाइसिस वाला, वही NADH का यूज़ करके अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज के प्रेजेंस में हमको उसको अल्कोहल बना देते हैं। तो याद रखिएगा, पैड पहले पायरुवेट है तो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, अब एल्डिहाइड है तो अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज काम कर रहा था। पहले पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज काम कर रहा है डिकार्बोक्सिलेज, उसके बाद आपको अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज काम कर रहा है। तो इस तरह से आपका अल्कोहल बन जाएगा। समझ में आ रहा है? और भाई अल्कोहल के फॉर्मेशन में 2 एंजाइम काम किए। सबसे पहले पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज, उसके बाद अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, ठीक है। ये इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन है। नेट के नेटिव 2 हुआ, लेस देन 6 to 7% एनर्जी इज प्रोड्यूस। 38 का 2 कितना होता है, 6 to 7% के आसपास होता है। ये अल्कोहल फॉर्मेशन कौन कौन करता है, बैक्टीरिया, ईस्ट, या फिर कोई जर्मिनेटिंग सीड, कोई सीड जो है जर्मिनेट कर रहा है वो इसको करेगा। ये कहाँ पे होता है, आपको साइटोप्लाज्म में होता है। व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल रीचेज टू 30%, ईस्ट विल सुसाइड। जब अल्कोहल का कंसंट्रेशन